प्यारे छात्रों नमस्कार। हम लोग बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था पढ़ रहे हैं। और कल हमने इस कहानी के तीसरे भाग में यहाँ तक पढ़ा था कि एक जर्मन अंग्रेज का भेष धारण करके अंग्रेज़ों की ओर से जो भारतीय सैनिक लड़ने गए थे उनकी खंदक में आ जाता है और उनको गलत सूचना दे करके उस खाई से, उस खंदक से, बैरक से बाहर भेज देता है, ये कह करके कि पास ही हमारी सेना की एक टुकड़ी खड़ी है और सामने जर्मन है, उनसे आप जाकर के युद्ध करें। इसके बाद का घटनाक्रम क्या है, इस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, यानी काफ़ी देर तक बहसबाजी हुई, क्योंकि सब लोग लड़ना चाहते थे आगे बढ़ कर के। कोई यहाँ खंदक में पीछे बैठ कर रहना नहीं चाहता था, कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया यानी वहाँ से प्रस्थान किया, रवाना हुए। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। लेफ्टिनेंट साहब ये वो जासूस है जो है तो जर्मन सेना का सिपाही, लेकिन यहाँ अंग्रेज अफसर के भेष में आया है। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर लगाने लगा। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। बाकी सिपाही चले गए। लहना सिंह उस कंदक में है और वो लेफ्टिनेंट साहब सिगरेट जला करके लहना सिंह को ऑफर करते हैं कि लो जी आप इसको पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। आंख मारते पलक झपकते ही लहना सिंह की समझ में आ गई ये बात कि ये है आदमी अंग्रेज नहीं है, क्योंकि अंग्रेज अच्छी तरह से जानते हैं कि सरदार जो हैं, सिख जो होते हैं, वो तंबाकू नहीं पीते। लेकिन उसने अपने मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। यानी इनके जो लेफ्टिनेंट साहब हैं उनके लंबे घुंघराले बाल थे, वो इस पात्र के नहीं हैं। और लहना सिंह सब समझ गया कि ये तो कोई और है। शायद साहब शराब पिए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। फिर भी लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे, तो 5 साल से जो आदमी एक ही रेजिमेंट पर है तो उसके बारे में सब जान लेता है सिपाही। तो लहना सिंह बात करते हैं उस लेफ्टिनेंट साहब से, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? जवाब देता है, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? लहना सिंह जवाब देता है, नहीं साहब, शिकार के वे मजे कहाँ। याद है पार साल यानी पिछली साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी के किले में शिकार करने गए थे। जगाधरी पंजाब जगह का नाम है, उसका जिक्र करते हैं। शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे, खोता कहते गधे को, और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था।
बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने नहीं देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। वो लेफ्टिनेंट साहब जवाब देते हैं, हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। लैना सिंह बोलता है, ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे? हाँ लैना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? लैना सिंह जवाब देता है, पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। दिया सलाई यानी माचिस। कहकर लैना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। कौन, वजीरा सिंह? हाँ। क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। यानी अंधेरे में लैना सिंह जाकर वजीरा सिंह से टकराता है। ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। अब ऊपर के इस संवाद में नहीं शिकार के मजे, वे मजे कहाँ, इसमें लैना सिंह ने जानने की कोशिश की है कि क्या सच में ये आदमी लेफ्टिनेंट साहब है या कोई और है। तो एक झूठी कहानी सुनाता है, तो 2-3 चीज़ों से पकड़ में आ जाता है कि ये आदमी अंग्रेज नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि कोई भी मुसलमान मंदिर में जल नहीं चढ़ाता, जबकि साहब का खान सामान रसोईया मुसलमान है और वो जल चढ़ाने की बात कहता है, उसको स्वीकार कर लेता है ये आदमी। फिर दूसरी बात है कि नीलगाय के सींग जो होते हैं वो 2-2 फुट के नहीं होते हैं। नीलगाय यानी रोजड़ा, राजस्थानी भाषा में हम जिसको रोजड़ा बोलते हैं, उसके 2-2 फुट के सींग थोड़े ही होते हैं। तो उसने पक्का कर लिया और सरदार को सिगरेट ऑफर करना, इससे कन्फर्म हो गया कि ये आदमी अंग्रेज तो नहीं है। अब आगे इस कहानी के चौथे भाग में देखते हैं क्या होता है। चौथा भाग है, होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर आई है। यानी लैना सिंह वजीरा सिंह को कहते हैं, हाँ हाँ कयामत आ गई है। और कयामत ने किसकी वर्दी पहनी है? लेफ्टिनेंट साहब की पहनी है। वजीरा सिंह चौंक जाता है, पूछते है क्यों? लैना सिंह बताता है, उसके लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की हैं। सोहारा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दी है। यानी लैना सिंह ने उस जासूस की भाषा से पकड़ लिया और जो उसने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया था सिगरेट ऑफर करके, मुसलमान खान समा के द्वारा शिवलिंग पर जल चढ़वा करके, या नीलगाय के 2-2 फीट लंबे सींग की बात कहलवा करके ये तय कर लिया कि ये आदमी वो नहीं है। तो वजीरा सिंह कहता है, तो अब? लैना सिंह जवाब देता है, अब मारे गए, धावा है यानी आक्रमण है। सूबेदार कीचड़ में चलकर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। यानी सूबेदार को जिस धोखे से दूर भेज दिया है इस नकली लेफ्टिनेंट साहब ने, इसकी वजह से वो तो वहाँ परेशान होंगे और यहाँ अपने ऊपर आक्रमण होगा और हमारे यहाँ कोई सैनिक बचे नहीं है। उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। पलटन यानी जो सिपाहियों की टुकड़ी गई है अभी सूबेदार के साथ लड़ने के लिए, उसके पीछे भेजना चाहता है लैना सिंह। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवें, खंदे की बात झूठ है, चले जाओ, खंदे के पीछे से निकल जाओ, पत्ता न खड़के, देर मत करो।
तो वजीर सिंह कहता है हुक्म तो यही है कि यही मतलब कि मुझे सूबेदार ये आदेश दे के गया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। तो लहना सिंह गुस्से में आ जाता है और बोलता है ऐसी की तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। तो वजीरा सिंह बोलता है पर यहाँ तुम तो 8 ही हो। लहना सिंह कहता है 8 नहीं 10 लाख हैं, एक एक कालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, निकल जाओ। यानी अकाल पंथ का अनुयायी एक एक सरदार जो है 1.25 लाख सिपाहियों के बराबर होता है, आप मेरी चिंता मत करो और तुम निकल जाओ जल्दी से और जाके सूबेदार को सूचना दो ताकि वो पलटन जा रही है दूसरी दिशा में, वो लौट के वापस आए इधर। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेर के बराबर के 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था। अगर ऐसा हो जाता तो धमाका होता और वाटों सिपाही मारे जाते। लेकिन बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने सांप की कोहनी पर तान कर दे मारा। लहना सिंह समझ गया था कि हमारा अफसर है नहीं, ये हमें मारने आया है। तो जब वो बम लगा ही रहा था उसी वक्त लहना सिंह ने अपनी बंदूक को उठाया उल्टा और उसकी कोहनी पर मार दिया। धमाके के साथ सांप के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा सांप की गर्दन पर मारा, यानी बंदूक का पीछे का हिस्सा होता है उसे मारा और सांप 8 मीन गोट कहते हुए चित्त हो गए, यानी अपनी मातृभाषा में बोलते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और सांप को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। सांप की मूर्छा हटी, यानी बेहोशी जब दूर हुई, तब लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है, यानी अब स्वास्थ्य कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, ये सीखा कि जगाधारी जिले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसमा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखाए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। यानी उसने जो गलतियां की थी, जो बेवकूफ़ी की थी अनजाने में, उसको वापस याद दिलाया और ये जताने की कोशिश की लहना सिंह ने उसे, फर्जी लेफ्टिनेंट साहब को, कि ये सारी बातें होती नहीं है, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं था और उसका परिणाम ये है कि तुम अभी मेरे सामने इस हालत में पड़े हो। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। पतलून यानी पेंट की जो जेब है उसमें की तलाशी लेना भूल गया था लहना सिंह। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लाना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसमें चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्क मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों की बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मांचा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गो को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोहलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की डाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में पैर रखा तो
ये किस्सा सुना करके लैना सिंह ने साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लैना की जांघ में गोली लगी। लैना सिंह जब बात कर रहा था इतने में पतलून में हाथ डाल करके उसमें पिस्तौल थी, उसे फायर कर दिया, गोली चला दी, लेकिन गोली लैना सिंह की जांघ में लगी। इधर लैना की हेनरी मार्टिन, ये उस हथियार का नाम है, कि 2 फायरों ने सांप की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए, आवाज़ हुई, सब दौड़ करके आए। बोधा चिल्लाया, जो बेहोशी की हालत में सो रहा था, सूबेदार का लड़का बोधा, वो चिल्लाया, क्या है? लैना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, हड़का यानी पागल हुआ कुत्ता आया था, मार दिया है। और उसे सब हाल कह दिया। बाकी जो 7 सिपाही 6 बचे हुए थे उनको सारी बात बता दी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, हमें सतर्क हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, हो सकता है हमारे ऊपर आक्रमण हो जर्मनों का। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लैना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, हड्डी तक गोली नहीं लगी थी। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े, क्योंकि सूचना तो उनको दे दी गई थी कि खाई खाली है, और जो यहाँ की सैनिक टुकड़ी थी उसको भेज दिया था इस जासूस ने, जो अभी भी मारा गया है। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे धावे को रोका। धावा यानी बार बार आक्रमण हो रहा है, और इधर से खाई से बंदूकें लगातार चल रही है। पर यहाँ थे 8। लैना तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, बाकी सिपाही लेट गए। लैना सिंह खड़ाई बंदूक चला रहा है, सामने आते हुए हमले को व्यर्थ कर रहा है। लेकिन यहाँ थे तो 8 ही ना, और सामने वे 70 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाहे गुरु दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा। यानी वजीरा सिंह को लैना सिंह ने पहले भेज दिया था ना सूबेदार को सूचना देने के लिए कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तुम आगे मत जाओ, वापस लौट के आ जाओ। वो टुकड़ी वापस आ गई और वो उन्होंने नारे लगाए, वाह गुरु जी की फतेह, यानी गुरु जी की जीत हो, और वाह गुरु जी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे, और सामने लैना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया। संगीन बंदूक के आगे एक छोरा सा लगा होता है ना, वो नज़दीक जब सिपाही आ जाते हैं तो शरीर में उसको घुसा करके हत्या की जाती है युद्ध में। एक किलकारी और अकाल सिखां दी फौज आई, वाहे गुरु दी फतेह, वाहे गुरु दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे यानी मारे गए या करा रहे थे। इन 63 जो 70 आए थे उनमें से 63 को या तो मार दिया गया या घायल हो गए। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। सूबेदार के गहरी चोट आई है। लैना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया यानी भर लिया, और बाकी साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर तक नहीं हुई कि लैना को दूसरा घाव यानी बहुत भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। संस्कृत में कवियों ने चांद को क्षयी कहा है। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंतवाणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लैना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम
इस कहानी में इतनी ही चर्चा करेंगे। कल इसकी कहानी के बचे हुए शेष भाग को, यानी भाग संख्या 5 को और चौथे भाग का जो थोड़ा सा हिस्सा बचा है उस पर चर्चा करेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।